अब बात संभल की करते हैं, जहां पर विवाद का एक नया किरदार सामने आ चुका है। सालार गाजी कौन था वो? क्या वो एक आक्रांता था या फिर संत? अगर आक्रांता था तो फिर उसकी याद में बरसों से मेला क्यों आयोजित होता रहा? और अगर वो संत था तो उसका नाम सोमनाथ मंदिर की लूट में क्यों लिया जाता है? इन सवालों का जवाब खंगालने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि संभल पुलिस ने उसके नाम पर मेला आयोजित करने से साफ इनकार कर दिया है। इतिहास गवाह है कि वह महमूद गजनवी का सेनापति था। उसने सोमनाथ को लूटा था, कत्लेआम किया था पूरे देश में। इतिहास जानता है किसी भी लुटेरे के याद में यहाँ कोई भी मेले का आयोजन नहीं होगा। अगर किसी ने यह अवैध कृत्य करने की कोशिश की, कठोर कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिएगा। किसी भी लुटेरे, फिर कह दूं, किसी भी लुटेरे के प्रति आप अगर कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा दरगाह वाला है, तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। देश के प्रति जिसने भी अपराध किया है उसका साथ कोई देगा, वो भी देशद्रोही। एडिशनल एसपी के इस बयान के बाद संभल एक बार फिर सुर्खियों में। विवाद की वजह सालार गाजी है, जिसके नाम पर होने वाले गाजी मियां मेले के आयोजन से संभल पुलिस ने साफ इनकार कर दिया है। एक बार बता दूं, नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। देश के प्रति जिसने अपराध किया है, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ लूटा था, जब सोमनाथ लूटा था तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरे की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं मनाएंगे। इस तरह औरंगजेब के बाद अब सियासत में नए नाम की एंट्री हो चुकी है। नाम है सैयद सालार मसूद गाजी। परंपरा चली आई नहीं, पूरी तिथि जो चली आई थी। आप लोग अज्ञानता में अगर कर रहे थे तो अज्ञानी थे, लेकिन अगर जानबूझ के कर रहे थे तो देशद्रोही थे। कैसे मालूम तुम कौन लुटेरा था? न्यू लुटेरा था तुम नहीं लगाना। अच्छा लिख के दे दो लुटेरा था, कानून बना दो लुटेरा था। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह यूपी के बहराइच जिले में सैकड़ों सालों से यहाँ एक बड़ा मेला लगता रहा है। बहराइच के अलावा भी यूपी के कई जिलों में गाजी मियां का मेला लगता है, लेकिन इस बार पुलिस ने ऐसा करने से मेला आयोजकों को रोक दिया। मंगलवार को उस जगह पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात दिखा, जहां नेजा मेले की ढाल गाड़ी जाने वाली थी। महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर संभल में किसी मेले का आयोजन नहीं होगा, ये बात प्रशासन की तरफ से कही गई। और उसके बाद जब आज नेरेकी में ढाल गाड़े जाने का दिन है, तो देखिए जिस जगह पर ढाल गाड़ी जानी है वहाँ पर सुबह से ही भारी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। यहाँ पर पुलिस और पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस अधिकारी खुद इस जगह पर जो है पूरा जायजा लेने के लिए पहुँचे। अब सवाल यह है कि सैयद सालार मसूद गाजी कौन था? वो संत था या लुटेरा? जो आज उत्तर प्रदेश है, उत्तर भारत में भी इसके अटैक काफ़ी हुए और सालार गाजी का नाम काफ़ी पॉपुलर हुआ और वो भाई कमांडर था। लेकिन इसके इतने पॉपुलर होने के पीछे एक लीजेंड में इसे कन्वर्ट कर दिया गया। आप लीजेंड के फॉर्म में देखिए हर जगह इसका एक मकबरा हमें मिलता है। यदि बहराइच में इसकी डेथ होती है और बहराइच का मकबरा इसका ओरिजिनल है, तो मेरठ में क्यों है? तकरीबन हर जगह सालार मसूद गाजी का एक मकबरा बना लिया गया। अगर वो लुटेरा था तो इतने सालों से उसकी याद में मेला क्यों आयोजित किया जा रहा था? ये तो 1000 साल से होता चला आ रहा था। अब प्रशासन तो अपनी बात कह ही रहे हैं कि भाई अब वो तो आक्रांता कह रहे हैं, पर मुसलमानों के लिए तो वो तो हमारे सम्मानित क्या कहते हैं बुजुर्गाने दीन रहे हैं, सारी चीज़ें वलियों का बुरा। अब सोच का फ़र्क है, आदमी क्या कहता है, किसको कहाँ किसी का क्या कर सकते हो आप ये बताइए, इसमें कहाँ कह सकते हो? तो 1000 साल पुरानी बात है, ना तो हम थे ना आप थे। वो तो बड़े बूढ़ों का इतिहास में जो है वो उसी के अकॉर्डिंग है, उस पर आप क्या कह सकते हो? हाँ, हमने इतना देखा है, 50 साल की एज हमारी भी है कि बचपने से हमने मेला लगता हुआ देखा, मेला होता आया, बड़े बूढ़ों से सुनता आया, एक परंपरा है, संभल में होती है ये। तो संभल की पुलिस मानती है कि सालार गाजी आक्रांता था, उसके नाम पर मेला आयोजित नहीं होना चाहिए, लेकिन मेला आयोजित करने वाले इस मामले को अदालत ले जाने की तैयारी में जुट गए। सवाल वही है, सालार गाजी कौन था? इतिहासकार उसे लेकर क्या कहते हैं? किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। औरंगजेब विवाद के बीच योगी की दो टूक
आक्रांताओं का महिमा मंडन स्वीकार नहीं। स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। बहराइच में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से विदेशी आक्रांताओं की बात की, जिस तरह से सैयद सालार का नाम लिए बगैर अपनी बात रखी, बहराइच की पहचान को महाराजा सुहेलदेव से जोड़ा, उसे उनकी सियासी चाल माना जा रहा है। बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को दिगंत तक पहुंचाने का काम किया था। महाराज सुहेलदेव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था। जिस सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर विवाद है, उसका जन्म 11वीं सदी में साल 1014 में अजमेर में हुआ। माना जाता है कि वो 1030 और 31 के आसपास अवध के इलाकों में आया, जहां राजा सुहेलदेव ने 21 राजाओं को साथ लेकर युद्ध किया और साल 1031 में सैयद सालार मसूद गाजी को मार गिराया। एक स्रोत के अकॉर्डिंग ये जो सिस्टर थी महमूद गजना की, उसका बेटा था, तो इस कंडीशन में वो उसका भांजा लगा। और बाकी जो समकालीन स्रोत हैं वो इस बात की तरफ इंडिकेट करते हैं कि ये उसका खानदानी था। तो ये तो बात कंफर्म है कि ये उसका ब्लड था। और उस टाइम की परिस्थितियों को देखा जाए तो किसी भी आर्मी को एकत्रित करने में खासकर खानदानी लोगों को ही यूज किया जाता था। उन्हीं को आर्मी के डिफरेंट सेक्शंस के कमांडर बनाए जाते थे। अब ये गजनी के साथ आया, इसका कोई लेना देना सूफी से नहीं था, सूफीज्म से इसका कोई भी लेना देना नहीं था। और इसकी बर्थ अजमेर का जब आक्रमण किया उसने महमूद गजना ने, तो उस टाइम इसकी बर्थ हुई। और आप जानते हैं वो एक ऐसा पीरियड था 10, 12, 13, 14 साल में वो आदमी फुल फ्लेज्ड एक मैन बन के वो अपनी आर्मी में कहीं ना कहीं किसी में एडजस्ट हो जाता था। अब सवाल है कि अगर सैयद सालार मसूद संत नहीं था तो उसकी बाद में मजार कैसे बनी? उसके मरने के बाद बहराइच में उसकी मजार बनी और कई जिलों में उसकी इबादत होने लगी। बहराइच की दरगाह शरीफ में उसे दफना दिया गया, जबकि उस पर गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने का भी आरोप था। ये बाद का कंस्ट्रक्शन है, बाद में ही बनाया गया, क्योंकि इसको अमीर खुसरो ने भी ग्लोरीफाई किया है। फिर मुगल पीरियड की जितनी भी फारसी की सोर्स हैं उन्होंने इसको एक बिल्कुल सूफी सेंट की तरह ग्लोरीफाई कर दिया। तो ये दरगाह का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत लेटर पीरियड का है और ये सब एक पूरे ग्लोरीफिकेशन है जगह जगह। हाँ, आप देखिए ऐसा है कि मेरठ में मैंने पर्सनली देखा है और कहा कि ये उसके साथ आया था और यहाँ मारा गया, तो मेरठ में तो उसकी डेथ नहीं है। लेकिन जो एक किंवदंतियाँ चल रही हैं उसमें मेरठ में भी है, बुलंदशहर में भी है, बहराइच में भी है और बदायूं में भी एक जगह सालार गाजी का कहते हैं, संभल में भी है। तो आप एक बात बताइए, एक आदमी कितनी जगह दफन हुआ? तो ये तो एक अपने आप में मिस्ट्री है। तो ये तो सिंपल है, ग्लोरिफिकेशन के बाद उसकी जगह जगह दरगाहें बना दी गई और दरगाहों में उसे धीमे धीमे ये एक सेंट की तरह है। लेकिन गाजी को सोमनाथ मंदिर पर हमले से जोड़ने को कई लोग सही नहीं मानते, क्योंकि सोमनाथ मंदिर पर हमले के वक्त गाजी की उम्र 11 साल थी। ये भी दावा किया जाता है कि इतिहास में हमले के वक्त उसकी मौजूदगी का जिक्र नहीं मिलता। ऐसे में संभल प्रशासन के फैसले को विरोधी बीजेपी की राजनीति से जोड़कर देखते हैं। कोई एक मेला लगाते उत्तर प्रदेश में, एक पुलिस के ऑफिसर का वीडियो देखा, नहीं उन्हें लुटेरा था, तुम मेला नहीं लगाना। कैसे मालूम तुम कौन लुटेरा था? नहीं लुटेरा था, तुम नहीं लगाना। अच्छा लिख के दे दो लुटेरा था, कानून बना दो लुटेरा था, और हमको बताओ लुटेरों का कौन, कानून बना के बोलो ये सब लुटेरे हैं, और हमको ये बताओ कि कौन लुटेरा नहीं था उसका भी कानून बनाओ। 1000 साल से मेला होता है, बोले नहीं लुटेरे का मेला नहीं करना। कौन है तुम ये डिसाइड करने वाले? क्या BNSS में लिखा हुआ है लुटेरा? क्या कानून में लिखा गया लुटेरा? नहीं, नाम
वो है लुटेरा। अरे तुम क्या कर रहे हो उस देश को? तो सालार गाजी को देखने का नजरिया अलग अलग है, जिससे जुड़ा अहम सवाल ये है कि अगर वो संत नहीं था तो किसने उसकी छवि को बदला। माना जाता है कि 200 साल बाद 1250 में सैयद सालार मसूद गाजी की कब्र पर मकबरा बनाया गया। तब ये काम दिल्ली के मुगल शासक नसीरुद्दीन महमूद ने किया। इसके बाद कई मुगल शासकों ने मसूद गाजी को संत बताया। फिरोज शाह तुगलक ने मकबरे के पास कई गुंबद बनवाए और बाद में यहाँ गाजी की याद में मेले का आयोजन होता रहा। उसकी दरगाह संत की तरह पवित्र हो गई। लेकिन संभल में मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले की इजाजत न दिए जाने के बाद दरगाह पर भी जायरीनों की संख्या कम हो गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जिस सैयद सालार मसूद गाजी पर सोमनाथ मंदिर को लूटने और तोड़ने का आरोप है, उसकी दरगाह पर बड़ी संख्या में हिंदू क्यों जाते हैं? ये देखा गया है 17वीं सेंचुरी के जाते जाते अक्सर जो इस टाइप के सोल्जर थे, कमांडर थे, उनकी डेथ हो गई, उनकी दरगाह, उनके पे एक मजार बना ली गई, फिर वो दरगाह की तरह पूजी जाने लगी, जिसमें मुस्लिम के साथ साथ बहुत सारे हिंदू भी गए, या तो किसी चमत्कार के उसके चक्कर में गए। बतौर उनका आना जाना एक उनका ग्लोरिफिकेशन हो गया। तो उसके बाद हर कम्युनिटी का जाना आना इस टाइप की दरगाहों पर शुरू हो गया। औरंगजेब के बाद जिस तरह से सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर हंगामा हो रहा है, जिस तरह से योगी ने बहराइच की पहचान को सुहेलदेव से जोड़ा, उसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्योंकि महाराजा सुहेलदेव राजभर समाज से आते थे। सूबे में राजभरों के सबसे बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर हैं। वो भले ही बीजेपी के साथ हो, लेकिन बीजेपी उनकी बैसाखी की जगह अपना वोट बैंक तैयार करना चाहती है। अखिलेश जी को एक वोट की डर सताता रहता है कि एक संप्रदाय विशेष का वोट मेरे से खसक न जाए। जैसे कुंभ में ही उन्होंने ऐसे व्यक्ति को उसका इंचार्ज बनाया था जो भारत माँ को डायन कहता था। तो इसी तरह से वो अभी भी कुछ न कुछ इस तरह की बातें करते हैं जिससे उनको उनके वोट बैंक उनसे बना रहे। उनके बुनियादी सवालों को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो एक लोगों को डर दिखा करके एक वोट प्राप्त करना इन लोगों का पहले से ही रहे और उसको आज भी वो कर रहे हैं। तो बीजेपी इस मुद्दे के नाम पर अपने हिंदू वोटों को सहेजने में जुटी दिखाई देती है। फिलहाल औरंगजेब और मसूद गाजी का विवाद थमेगा या नहीं, या इसके बाद कोई नया विवाद सामने आएगा, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से संभल से शुरू हुआ विवाद अब सियासी मुद्दा बन चुका है, इससे यूपी में हिंदुत्व बनाम पीडीए की लड़ाई रोचक होती दिखाई दे रही है। तो औरंगजेब की तरह सालार मसूद गाजी पर विवाद हो रहा है। योगी आदित्यनाथ इसे लेकर अपनी सख्त लाइन ले चुके हैं। 2027 के चुनाव की तैयारियों में जुटे मुख्यमंत्री लगातार हिंदू वोट बैंक मजबूत करने में लगे हैं। योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में थे, जहां उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए अगर सत्ता भी गंवानी पड़े तो कोई समस्या नहीं। 2027 80-20 की लड़ाई है। 2027 के लिए हिंदू वोट एकजुट करने में लगे योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बड़ा बयान दिया। एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। योगी ने अयोध्या के लिए सत्ता दांव पर लगाने की वजह भी बताई। कहा कि राम मंदिर आंदोलन से उनकी 3 पीढ़ियां समर्पित थी। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। 2017 में यूपी में सरकार बनने के बाद से अयोध्या पर योगी सरकार का फोकस है। इसका ही नतीजा है कि राम नगरी धार्मिक पर्यटन का हब बन चुकी है। अयोध्या में आए हुए श्रद्धालुओं की संख्या को देख रहा था और मैंने 2015-16 में भी कितने श्रद्धालु यहाँ आए, 16-17 में कितने आए, वो आंकड़ों को भी देख रहा था। एक समय था जब पूरे वर्ष भर में केवल 2,34,000 श्रद्धालु यहाँ पर आए थे 16-17 में, और मैं गत वर्ष के आंकड़े देख रहा था। गत वर्ष अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की संख्या आई थी 16 करोड़। महाकुंभ में उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने से योगी सरकार के हौसले बुलंद। बीजेपी को लगता है कि अखिलेश के जिस पीढ़िए
यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के फॉर्मूले से उसे 2024 के चुनाव में नुकसान पहुंचा, उसकी भरपाई हिंदू वोट को इकट्ठा करने से वो अगले चुनाव में कर लेगी। यानी जातियों में वोट बटा तो धर्म के नाम पर वापस से एकजुट करने के लिए 80-20 की जरूरत आन पड़ी है। जिस तरह के परिणाम आए थे लोकसभा में, तो हम समझ सकते हैं कि लोग जो आस्था और धर्म का विषय है वो हमारा निजी विषय है, और जो लोग आस्था और धर्म के विषय से राजनीति करके वोट लेना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ गए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के लोग जागरूक हैं और आने वाले समय में वो ऐसी सरकार के लिए वोट करेंगे जो युवाओं को नौकरी देगी,